So let's discuss about parthenocarpy. Partheno means virgin and carpi means fruit. यानी कि इसमें फॉर्मेशन होती है फ्रूट की लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन के. सो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पी. लेकिन इसमें सीड्स अब्सेंट होते हैं, यानी कि फ्रूट्स कैसे बनेंगे? सीडलेस. ओके, ये नेचुरली देखी जाती है बनाना के अंदर, इवन ग्रेप्स के अंदर, पाइनएप्पल के अंदर, इनके अंदर नेचुरली पार्थेनोकार्पी प्रेजेंट होती है. ओके, लेकिन हम आर्टिफिशियली भी किसी प्लांट में इंड्यूस कर सकते हैं पार्थेनोकार्पी. फॉर एग्जांपल जैसे हम ऑक्सिन हार्मोन डाल के टोमेटो के अंदर पार्थेनोकार्पी इंड्यूस कर सकते हैं, यानी कि टोमेटो की फॉर्मेशन हो जाएगी बिना सीड के, बिना फर्टिलाइजेशन के. ऑक्सिन हार्मोन अगर हम उसमें इंजेक्ट कर देते हैं तो, अगर जिब्रेलिक एसिड हम इंजेक्ट कर देते हैं वाटरमेलन के अंदर तो भी वाटरमेलन की फॉर्मेशन हो जाएगी बिना सीड के और बिना फर्टिलाइजेशन के. ओके, सो ये कुछ आर्टिफिशियल मेथड है जिनसे हम इंड्यूस करते हैं पार्थेनोकार्पी, मैन मेड पार्थेनोकार्पी. ओके, ऑक्सिन और जिब्रेलिक एसिड हार्मोन नेचुरली प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई ये नॉन टॉक्सिक होते हैं. ओके, ये टॉक्सिक नहीं होते हैं फ्रूट्स. वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादातर आर्टिफिशियली पार्थेनोकार्पी को इंजेक्ट करते हैं ताकि जो फ्रूट्स वगैरह की फॉर्मेशन हो तो वो सीडलेस होती है, उसकी वजह से जो कंटेंट होता है, फ्लैशी कंटेंट होता है, वो ज्यादा रहता है और इनको यूज कर सकते हैं जैम जेली बनाने के लिए, सॉसेस बनाने के लिए. ओके, सो ये फायदे होते हैं कुछ पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स के. नेक्स्ट एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस. सो पार्थेनोजेनेसिस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम पार्थेनोकार्पी, क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, इसमें एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के. पार्थेनोकार्पी में क्या होता है कि सिर्फ फ्रूट की फॉर्मेशन होती है बिना फर्टिलाइजेशन के, लेकिन पार्थेनोजेनेसिस में पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के. ये प्लांट्स में भी पॉसिबल है, नेचुरली इवन एनिमल्स में भी पॉसिबल है. जैसे कि हनी बी में मेल बनता है, हनी बीज के अंदर जो मेल बनता है वो भी पार्थेनोजेनेसिस का ही प्रोडक्ट है. ओके, सो पार्थेनोजेनेसिस एंड पार्थेनोकार्पी इज क्वाइट डिफरेंट. नेक्स्ट एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस. सो एपोमिक्सिस में भी क्या होता है, इसमें भी फॉर्मेशन होती है फ्रूट की, फ्रूट बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के. इसमें भी फर्टिलाइजेशन नहीं होती लेकिन फिर भी किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? फ्रूट की. ओके, ये चेंज होता है थोड़ा बहुत पार्थेनोकार्पी से. वो ये होता है कि इसके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ये सीडलेस फ्रूट नहीं होते हैं, इनके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, एपोमिक्सिस एक एसेक्सुअल मेथड है, एसेक्सुअल मेथड है, लेकिन फिर भी ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को. ओके, सो एपोमिक्सिस मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि एक तो इसमें सीड बन जाते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं जनरली, लेकिन एपोमिक्सिस में भी क्या होता है, सीड की फॉर्मेशन हो जाती है, वो भी बिना फर्टिलाइजेशन के. दैट्स व्हाई इट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दूसरा, मेनली ऐसा क्यों होता है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एग. ओके, एग प्रेजेंट होता है. जनरली हमने देखा था जो एग होता है वो हैप्लॉइड होता है, इसके साथ मेल गैमेट आता है, वो फ्यूज करता है, तब जाके डिप्लॉइड जायगोट की फॉर्मेशन होती है, राइट. लेकिन एपोमिक्सिस में इन फ्रूट्स के अंदर ऑलरेडी, इन फ्लावर्स के अंदर ऑलरेडी क्या होते हैं, जो एग होता है वो डिप्लॉइड होता है. ओके, एम्ब्रियो सैक का जो एग होता है वो ऑलरेडी क्या होता है? डिप्लॉइड होता है. ये डिप्लॉइड होता है क्योंकि इसके अंदर म्यूसिस स्टेप एब्सेंट रहता है. जो म्यूसिस हुई थी मेगास्पोर मदर सेल में, म्यूसिस हुई थी, फिर 4 मेगास्पोर बने थे, मेगास्पोर टेट्राड बने थे, जिसमें 3 डिजेनरेट हो गए थे, एक फंक्शनल था वो जो बाद में एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करता है. उसमें एग भी बनता है, जो एग होता है वो हैप्लॉइड होता है. लेकिन इसके अंदर क्या होता है, म्यूसिस स्टेप नहीं होता है, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन नहीं होती है, जिसकी वजह से जो हमारा एग बना है बाद में वो कैसा बनता है? डिप्लॉइड. ओके, डिप्लॉइड एग बनने की वजह से इसके अंदर कोई पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, मेल गैमेट आके फ्यूज नहीं करता है, इसी से क्या बन जाता है, आगे सीड की फॉर्मेशन हो जाती है. ओके, दैट्स व्हाई एपोमिक्सिस मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये देखा जाता है सम स्पीशीज ऑफ एस्टेरिएशी एंड ग्रासेस. सो ये एग्जांपल है एपोमिक्सिस के. ओके, नेक्स्ट एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं पोली एम्ब्रियोनी. पोली एम्ब्रियोनी. या वन मोर थिंग, एपो मींस अवे, अवे, एंड मिक्सिस मींस फ्यूजन, यानी कि इसमें फर्टिलाइजेशन के बिना ही क्या हो जाता है? फ्रूट की फॉर्मेशन. सो अवे फ्रॉम फ्यूजन. ओके, हियर पोली एम्ब्रियोनी मींस, पोली मींस मेनी. ओके, और एम्ब्रियोनी यानी कि एम्ब्रियो, यानी कि एक ओव्यूल के अंदर ही सिंगल ओव्यूल होता है. जनरली हमने पढ़ा है कि सिंगल ओव्यूल के अंदर एक सिंगल एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें एक ओव्यूल के अंदर ही बहुत सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं, मैनी एम्ब्रियो. दैट्स व्हाई हम इसको बोलते हैं पोली एम्ब्रियोनी. ये कैसे होता है? सपोज ये हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर हमारा प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक. ओके, सपोज दिस इज ओव्यूल,
इनसाइड द ओव्यूल दिस इज एम्ब्रियो सैक। ये जो एम्ब्रियो सैक है ये तो बना है डबल फर्टिलाइजेशन से। ओके, ये हमारा डबल फर्टिलाइजेशन से बना है, लेकिन इसके जो साइड में न्यूसेलस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो न्यूसेलस सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये इसके अंदर प्रोट्रूड कर जाते हैं, इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। ओके, एंट्री करने की वजह से ये न्यूसेलस सेल ये भी किसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं, एम्ब्रियो की। ओके, ये न्यूसेलस सेल जो एम्ब्रियो सैक के बाहर है वो एंट्री कर जाते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, जो कि बना था फर्टिलाइजेशन से। तो ये न्यूसेलस जो एंट्री करे हैं ये भी क्या हो जाते हैं, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसकी वजह से एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है। इस टर्म को हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ये देखा जाता है मैंगो के अंदर और कुछ सिट्रस फ्रूट के अंदर, जैसे कि ऑरेंज। ठीक है, जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इनके अंदर भी क्या होता है, पॉली एम्ब्रियोनी देखी जाती है। ऑरेंज में हमें पता है जो सीड्स होते हैं वो अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के भी देखे जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर ओव्यूल के अंदर कितने एम्ब्रियो सेक्स प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट आता है हाइब्रिड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइब्रिड के बारे में। सो हाइब्रिड क्या होता है कि जब हम अपनी चॉइस से कोई प्रोजेनी की फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि अगर हम एक अच्छे कैरेक्टर्स वाले पेरेंट्स चूज कर लेते हैं। ओके, अगर हमें फ्रूट भी बनाने हैं या वेजिटेबल्स बनानी है, ओके, तो हम अच्छे कैरेक्टर्स के पेरेंट्स को खुद चूज करते हैं और खुद इनमें पॉलिनेशन करवा के खुद फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं। उसको हम तो जो प्रोजेनी बनती है वो कैसी बनती है, हाइब्रिड। क्योंकि हम अपनी चॉइस से जो कैरेक्टर्स लेते हैं वो सुपीरियर कैरेक्टर्स लेते हैं, तो प्रोजेनी बनेगी वो भी कैसी बनेगी, सुपीरियर क्वालिटी की, राइट, सुपीरियर क्वालिटी की। क्योंकि हमने अपनी चॉइस से पोलन ग्रेन कलेक्ट करके रखे हैं, उन्हीं को आगे डस्ट किया है स्टिग्मा के ऊपर और क्या करवाई है उनकी फर्टिलाइजेशन। ओके, तो जो प्रोजेनी बनेगी वो भी सुपीरियर क्वालिटी का बनेगी, उनमें अच्छे कैरेक्टर्स होंगे और उनका जो प्रोडक्शन होगा वो भी जो होगा इंक्रीज रहेगा। ओके, यानी कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन इसमें हाइब्रिड बनाने में प्रॉब्लम क्या है कि एक तो इन हाइब्रिड के सीड को हम हर साल बनाना पड़ेगा, हर साल हमें हाइब्रिड के सीड की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। क्योंकि एक बार जब प्रोजेनी बन गई तो वो उनमें ये अलाउड रहेगा कि वो क्रॉस पोलिनेशन कर सके, राइट, वो आपस में क्रॉस पोलिनेशन करेंगे फिर से, और जो उनका जो डीएनए है उनमें चेंज आ जाएगा। डीएनए में चेंज आने की वजह से हमें हाइब्रिड सीड क्या है कि उनको बार बार हर साल फॉर्म करना पड़ेगा, हर साल हमें हाइब्रिड सीड बनाने पड़ेंगे। ओके, इसलिए ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। किसानों के लिए ये एक्सपेंसिव होता है हर साल हाइब्रिड सीड को खरीदना। क्योंकि अगर हम हाइब्रिड सीड हमने एक बार बना दिया तो अच्छी क्वालिटी की प्रोजेनी बन जाएगी, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, वो दोबारा से उनमें जो उनका जेनेटिक मटेरियल है वो दोबारा मिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हाइब्रिड सीड को हम एवरी ईयर किसान यूज नहीं कर सकते, हर साल नए हाइब्रिड सीड उनको खरीदने पड़ेंगे, जिनकी वजह से वो क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये हो सकता है कि अगर हम हाइब्रिड सीड को एपोमिक्टिक बना दें, अगर हम उनको एपोमिक्टिक बना दें तो क्या होगा, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, वेरिएशन नहीं आएगी। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो एपोमिक्टिक सीड होते हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, राइट, बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड की फॉर्मेशन हो जाएगी, फ्रूट बन जाएगा बिना फर्टिलाइजेशन के, और उन्हीं सीड को हम आगे नेक्स्ट ईयर यूज कर सकते हैं। क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है इसलिए उसमें कोई चेंजेस भी नहीं आएंगे, वेरिएशन भी नहीं आएंगे, जैसे हमारी पहले जो क्वालिटी थी वही क्वालिटी आगे मेंटेन रहेगी। तो ये सोल्यूशन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम हाइब्रिड बनाते कैसे हैं। तो हाइब्रिड बनाने के आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड हाइब्रिडाइजेशन, इसके बनाने के दो तरीके हैं। एक तो क्या है, इसको बनाने के दो स्टेप्स होते हैं। एक होता है इमेस्कुलेशन, ये क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के अंदर आता है, जिसमें पहला स्टेप है इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर। सपोज कि ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, इसके अंदर ये कार्पल है, ओके, और ये इसके अंदर है स्टेमन, ये इसके अंदर है स्टेमन। ओके, तो हम क्या करेंगे, फोर्सेप्स से इसको कट कर देंगे, स्टेमन को कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे। तो ये फ्लावर जो बाइसेक्सुअल था पहले, वो अब कैसा बन गया, यूनिसेक्सुअल, क्योंकि उसके अंदर अब सिर्फ कार्पल प्रेजेंट है। एंथर तो हमने कट कर दिया तो पोलन ग्रेन तो आ नहीं सकते हैं। ओके, तो हमने इस फ्लावर को क्या बना दिया, यूनिसेक्सुअल। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक पेपर बैग लगा देंगे, एक पेपर बैग लगा देंगे, जिसकी वजह से जो बाहर के पोलन ग्रेन है, अगर दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन है, वो भी इस स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इस तो हम इसको स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि इसके ऊपर कोई बाहर से इंप्योरिटी यानी कि बाहर के पोलन ग्रेन्स ना आ सके।
फिर जो पोलन ग्रेन्स हमने चूज किए हैं, जो हमने कलेक्ट करके रखे हुए हैं, हम इस बैग को हटा के वो पोलन ग्रेन इसके ऊपर डस्ट कर देंगे। ओके, वो पोलन ग्रेन अगर हम इसके ऊपर छिड़क देंगे तो वही पोलन ग्रेन आगे जाके और फिर हम उसको दोबारा रीबैग कर देंगे ताकि फिर से बाहर के पोलन ग्रेन इसके ऊपर ट्रांसफर ना हो सके। फिर यही पोलन ग्रेन जो हमने डस्ट किए हैं उसके ऊपर अपनी चॉइस के, वो आगे जाके पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं और फिर वो आगे जाके क्या बनाते हैं, फ्रूट्स और सीड की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, सो ये होती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो फर्स्ट इसमें जो स्टेप हो गया वो इमेस्कुलेशन, और दूसरा क्या हो गया, बैगिंग। इमेस्कुलेशन में हम रिमूव करते हैं एंथर को, और बैगिंग में हम क्या करते हैं, स्टिग्मा को कवर करके रखते हैं पेपर बैग से, ताकि कोई भी बाहर का पोलन ग्रेन आके इस पे ट्रांसफर ना हो सके। राइट, ऑल्दो ये जो बैगिंग है वो जरूरी नहीं है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में करें हम। इमेस्कुलेशन स्टेप को अगर हम हटाएं तो ये हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर पे भी कर सकते हैं, यानी कि जिसके अंदर स्टेमन एब्सेंट है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, सिर्फ फीमेल फ्लावर है, उसके ऊपर भी हम बैगिंग कर सकते हैं। ओके, और अपनी चॉइस का जो पोलन ग्रेन है वो इस पे हम इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे।